हेलो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन है, टू एसर्टेन द कॉस्ट ऑफ अ गिवन थिंग इज़ कॉल्ड। तो कॉस्ट को एसर्टेन करना, कॉस्ट को कैलकुलेट करने को हम क्या कहते हैं? तो आंसर होगा इसका कॉस्टिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग, तो जब हम कॉस्ट को एसर्टेन करते हैं, उसको रिकॉर्ड करना, उसकी एंट्री करना, ये सब चीज़ें पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट बनेंगी। लेकिन कॉस्ट कैलकुलेट करना, कॉस्ट को एसर्टेन करना जो होता है वो क्या कहलाएगा? कॉस्टिंग कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ एन एसेंशियल टूल ऑफ दी। तो कॉस्ट अकाउंटिंग किसका एसेंशियल टूल है? मैनेजमेंट का, ऑर्गेनाइजेशन का, एडमिनिस्ट्रेशन के या एंटरप्रेन्योर का? सो आंसर इज़ मैनेजमेंट, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो मैनेजमेंट का टूल होता है, क्योंकि मैनेजमेंट उसी के बेसिस पर डिसीजन लेती है कि उसको कितनी प्रोडक्शन करवानी है, सेलिंग प्राइस कितनी रखनी है, प्रॉफिट का परसेंटेज का वो क्या रखे, कॉस्ट को कैसे कंट्रोल कर सके, कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करे। तो जितना भी कॉस्ट अकाउंटिंग में चीज़ें आप देखते हैं उसके थ्रू मैनेजमेंट क्या करती है? अपने डिसीजंस को लेती है। सो ये मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग का एक तरीके से एसेंशियल टूल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट एक्ट वॉज पास्ड इन इंडिया। तो इसका आंसर होगा 1959, ऑप्शन डी 1959। क्यों? अब देखिए यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग में हम कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट एक्ट के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कॉस्टिंग में जो ये कॉस्ट अकाउंटेंट का प्रोफेशन होता है वो ICWA कोर्स के थ्रू होता है। और पूरी चीज़ें जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग इन स्टैंडर्ड्स हैं, मतलब CAS, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो किसके थ्रू रेगुलेट होती हैं? कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट एक्ट के थ्रू, ICWA के थ्रू होती है। जैसे CA का होता है, ICAI चीज़ें कर रही होती है, वैसे ही इनका कॉस्टिंग का जो कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं उनके लिए ICWA होता है। तो सारे एक्ट्स और सारे रूल्स उनके यहाँ मेंशन होते हैं। तो जबकि हम कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, तो किन की ऑडिट करना, क्या करना, कौन सी कंपनी में कॉस्टिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग करना ज़रूरी होता है, ये सारी बातें और सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए ये एक्ट बना है। तो हमें इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एसर्टेन ऑफ कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड इज़ नोन एज। तो हम जब कॉस्ट को एसर्टेन करते हैं, एक्युमुलेट करते हैं, किसकी हेल्प से? जो एक्चुअली खर्चे हो चुके होते हैं, मतलब खर्चे हो गए, अब उन खर्चों के बेसिस पे हम कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं, कॉस्ट को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग या नन ऑफ दीज? सो आंसर विल बी ऑप्शन सी, हिस्टोरिकल अकाउंटिंग। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए हिस्टोरिकल अकाउंटिंग जो होता है, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस होता है, मतलब जो चीज़ें हो चुकी होती हैं हम उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी यही बात कर रहा है कि आप कॉस्ट को असर्टेन कर रहे हैं कैसे? जबकि एक्चुअल एक्सपेंस हो चुकी हो, मतलब खर्चा हो चुका है, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो होगा हिस्टोरिकल अकाउंटिंग होगा। वहीं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम प्रीडिटरमाइंड कर लेते हैं, खर्चा हुआ नहीं है, हम पहले ही उस खर्चे को डिसाइड कर ले रहे हैं कि खर्चा इतना होगा, तो उसके हिसाब से फिर हम एक्चुअल एक्सपेंस करते हैं। तो वो कहलाता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। बेंचमार्क डिसाइड कर दे, इतना मटेरियल का खर्चा होगा, इतना लेबर का होगा, हमने प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट किया। वहीं मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करें तो मार्जिनल कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं? सिर्फ वेरिएबल नेचर के खर्चों को कैलकुलेट करते हैं या उनको कंसीडर करते हैं। अब वेरिएबल नेचर के खर्चे क्या होते हैं? वो खर्चे जो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो, मतलब अगर आपने प्रोडक्शन को बढ़ाया तो वो खर्चे भी बढ़ेंगे, प्रोडक्शन को कम किया तो वो खर्चे भी कम होंगे, है ना। इनको हम कहते हैं आपका मार्जिनल कॉस्ट, मतलब वेरिएबल एक्सपेंसेस। बेसिकली वेरिएबल खर्चे जो होते हैं वो डायरेक्ट नेचर के ही होते हैं, है ना। जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, जो प्रोडक्ट को डायरेक्टली एट्रीब्यूट किए जा रहे होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बढ़ते घटते हैं, जैसा प्रोडक्शन होगा वैसा होगा, तो उसे हम वो वेरिएबल कहते हैं और मार्जिनल कॉस्टिंग उसी को कंसिडर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग बोथ आर बेस्ड ऑन। तो दोनों ही अकाउंटिंग किस पे बेस्ड है? डबल एंट्री सिस्टम पे। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम सिंगल एंट्री या इंडियन अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग भी डबल एंट्री सिस्टम से चलता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी डबल एंट्री सिस्टम से चलता है। सो आंसर विल बी ऑप्शन ए, डबल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट अकाउंटिंग इज एन। ये नेचर की बात कर रहा है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, उसका नेचर कैसा है? वो एक आर्ट है, वो साइंस है, आर्ट और साइंस है, या नन ऑफ दीज है? तो इसका आंसर आप नहीं भी जानते तो भी आप समझ जाते, क्योंकि मैनेजमेंट भी वही है, कॉस्टिंग भी वही है, सब कुछ वही है, आर्ट एंड साइंस बोथ।
राइट। और आर्ट एंड साइंस जब भी देखिए तो इसका मतलब समझिएगा, आर्ट मतलब क्या होता है, वे ऑफ डूइंग, है ना, आप कैसे कर रहे हैं काम को, और मतलब प्रिंसिपल्स, रूल्स जिनके बेसिस पे आप उस काम को करते हैं। साइंस क्या होता है, साइंस कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशन को बताता है कि ये हुआ इसलिए ऐसा हुआ। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में भी हम ये चीज़ों को देखते हैं, उसमें कॉज एंड इफेक्ट होता है, कॉस्ट को रिड्यूस करना, कॉस्ट को कैलकुलेट करना, कंट्रोल करना, ये सब कॉज एंड इफेक्ट के बेसिस पे ही होता है। और कैसे काम करना उसके लिए हमने प्रिंसिपल सेट कर लिए हैं, रूल सेट कर दिए हैं, इसीलिए कॉस्ट अकाउंटिंग आर्ट एंड साइंस दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज व्हाट? इंक्रीज इन कॉस्ट, डिक्रीज इन कॉस्ट, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, या ऑप्शन डी टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, राइट। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग का पूरा ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग आप करो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, किस वजह से होता है, तो उसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। जिससे कि क्यों ऐसा ऑप्शन डी, क्यों? क्योंकि हमने देखा कि कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक टूल है ना, और मैनेजमेंट का टूल है। तो मैनेजमेंट क्या करते हैं, डिसीजन करती है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिस पे उनमें ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है जिनके बेसिस पे मैनेजमेंट क्या कर पाती है, डिसीजन ले पाती है कि उसको कब कितने का प्रोडक्शन करना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉस्ट अकाउंटिंग ओरिजिनेट ड्यू टू, कॉस्ट अकाउंटिंग ओरिजिनेट ड्यू टू, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो ओरिजिनेशन हुआ वो क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ? तो आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो उनकी लिमिटेशन थी, उनकी वजह से ही ये कॉस्ट अकाउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग ओरिजिनेट हुई है, राइट। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट अकाउंट्स आर मेंटेन टू स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन टू, तो कॉस्ट अकाउंट्स को मेंटेन करना किसके लिए स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, मतलब किसके लिए ये रूल्स है, मैंडेटरी है कि भाई आपको कॉस्ट अकाउंट्स रेडी करने, कॉस्ट रिकॉर्ड्स, कॉस्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये सब बनाने ज़रूरी हैं। तो ये स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन किसके लिए हो जाती है ना, मतलब कि लीगली रिक्वायर्ड है, आपको करना ही करना है। तो सभी बिजनेस कंसर्न के लिए, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए, सर्टेन स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, या ऑल ऑफ दी अबव। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्टेन स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। कुछ जो स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनको क्या होता है, ये कॉस्ट अकाउंट्स को मेंटेन करना मैंडेटरी हो जाता है। अब कौन कौन से स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो भी वहाँ पे बताया गया हुआ है कि रूल्स में बताया गया है कि इन कंपनीज हैं, इनका टर्नओवर इतना है, तो फिर आपको कॉस्ट अकाउंट्स को मेंटेन करना मैंडेटरी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द मेथड ऑफ कॉस्टिंग वुड यू रिकमेंड फॉर अ ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी? तो अगर ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मतलब एक तरीके से फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, तो आप कौन से मेथड को, किस मेथड ऑफ कॉस्टिंग को आप वहाँ पे रिकमेंड करेंगे, है ना? तो यूनिट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। सो आंसर विल बी सी, दैट इज बैच कॉस्टिंग। आप देखते होंगे जो आपकी मेडिसिन्स की स्ट्रिप आती है, वहाँ पे एक बैचेस बने होते हैं। तो बैचेस मतलब ये जो लॉट है वो इस लॉट में रेडी हुआ, पूरा एक बैच। तो बैच कॉस्टिंग के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर पाना इजी होता है कि इस लॉट में ये इतने मटेरियल तैयार हुए हैं। तो यहाँ पे जैसे आप जो एफएमसीजी के प्रोडक्ट हैं, जैसे मैगी वगैरह, आप वहाँ पे भी देखेंगे बैचेस नंबर पड़े होते हैं कि ये बैच नंबर है, तो वो उससे क्या पता चल जाता है। और टाइमिंग भी मेंशन होती है कि इस टाइम स्लॉट में ये प्रोडक्ट रेडी हुआ। तो अगर कभी कहीं प्रॉब्लम आती है तो उस बैच नंबर से उस पूरे यूनिट्स को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि टोटल इतने नंबर ऑफ प्रोडक्ट बने हैं और ये प्रॉब्लम है, तो ये सारी ही में प्रॉब्लम हुई क्योंकि उसी रॉ मटेरियल से पूरा बैच रेडी हुआ होगा। तो इस तरह पे बैच कॉस्टिंग यूज़ होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल कॉस्टिंग मेथड इज़ यूज्ड इन। तो मल्टीपल कॉस्टिंग मेथड कहाँ पे यूज़ होगा, मतलब मल्टीपल कॉस्टिंग मेथड क्या होता है, जब आप जहाँ पे एक से ज़्यादा कॉस्टिंग मेथड का यूज़ हो रहा हो। तो ऑयल रिफाइनरी, शुगर मिल, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, या मल्टी प्रोडक्ट कंपनी। सो आंसर विल बी व्हाट, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, राइट। देखिए ऑयल वगैरह में क्या होता है, ऑयल वगैरह में प्रोसेस कॉस्टिंग का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। मेथड जो होती है प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड, वहाँ पे ज़्यादातर वो यूज़ की जाती है। कार मैन्युफैक्चरिंग का में मल्टीपल होता है क्योंकि एक तरफ इंजन बन रहा है, एक हम आउटसोर्स कर रहे होते हैं, तो इस तरीके से वहाँ पे मल्टीपल कॉस्टिंग मेथड यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंक्लूडेड इन प्राइम कॉस्ट, इसमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्राइम कॉस्ट में इंक्लूड होती हैं? तो डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट लेबर, या ऑल ऑफ दी अबव। सो आंसर विल बी ऑल ऑफ दी एबव। क्यों? प्राइम कॉस्ट क्या होता है, देखिए कॉस्ट शीट में सबसे पहले होता है प्राइम कॉस्ट, मतलब इंपॉर्टेंट कॉस्ट। तो
प्राइम कॉस्ट क्या होगा, किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप बनाने जा रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जैसे मान लीजिए अगर आप एक मोबाइल बना रहे हैं तो मोबाइल का जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्या है, वो उसकी स्क्रीन, उसका आपका जो भी सॉफ्टवेयर है, जो भी चीज़ें आपकी जो आपको विजिबल हो रही हैं, जितनी चीज़ें जो भी आप देख सकें, जिससे वो जो इम्पॉर्टेंट है उसके लिए, वो सब क्या हो गया, वो उसके इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई। प्राइम मटेरियल हो गया, प्राइम लेबर हो गया, मतलब ऐसी चीज़ें जिनके बिना वो बन ही नहीं सकता है, राइट। तो उसको हम क्या कह सकते हैं, वो सब क्या चीज़ होती है, वो डायरेक्ट होती हैं और प्राइम कॉस्ट का पार्ट बनती हैं। तो कॉस्ट शीट में प्राइम कॉस्ट में बेसिकली 3 ही चीज़ आती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। इन तीनों को टोटल करते हैं, जो आता है उसको कहते हैं प्राइम कॉस्ट। और प्राइम कॉस्ट में जब हम फैक्ट्री के खर्चों को, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री के खर्चों को, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि फैक्ट्री नेचर की हैं, उनको जब हम ऐड कर देते हैं तो हमारा वर्क कॉस्ट आ जाता है या फैक्ट्री कॉस्ट आ जाता है। तो बेसिकली कॉस्ट शीट के कई क्वेश्चंस फ्रेम होके आते हैं, तो वो चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। सिर्फ प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट नेचर के खर्चे जाते हैं और प्राइम कॉस्ट के बाद जितने भी वर्क कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल, ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। क्लियर है। फैक्ट्री का है तो फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस से रिलेटेड तो ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग से रिलेटेड सेलिंग ओवरहेड, तो ये सारे खर्चे होते हैं पर इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्लूडेड इन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में क्या इंक्लूड होता है, प्राइम कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फैक्ट्री कॉस्ट या टोटल कॉस्ट। सो आंसर विल बी ऑप्शन डी, टोटल कॉस्ट। क्योंकि सेलिंग प्राइस में क्या होता है, टोटल कॉस्ट होता है प्लस आपकी प्रॉफिट होती है और दोनों को ऐड करके आपकी सेलिंग प्राइस डिसाइड हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड इज नोन एज। तो प्राइम कॉस्ट मतलब आपके तीनों मटेरियल, तीनों चीज़ें आ गई डायरेक्ट नेचर की, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को ऐड किया, क्या आ गया, प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट में हमने क्या प्लस कर दिया, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री से रिलेटेड सारे खर्चे, ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि क्या हो गया आपका, फैक्ट्री में मशीन्स लगी हैं उनका डेप्रिसिएशन जा रहा है, फैक्ट्री में जो इलेक्ट्रिसिटी जा रही हो, है ना, वहाँ का जितना भी खर्चा होगा, प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड जो भी खर्चा होता है, फैक्ट्री रिलेटेड जितने भी खर्चे, फैक्ट्री का रेंट हो गया, तो जो भी फैक्ट्री रिलेटेड खर्चे हैं वो सारे के सारे इनडायरेक्ट खर्चे होंगे, तो इनको बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। तो जब हम प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री के खर्चों को ऐड कर देते हैं तो जो आता है आंसर वो क्या होगा, दैट इज फैक्ट्री कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एंड ऑफ दीज, सो आंसर विल बी फैक्ट्री कॉस्ट। इसी फैक्ट्री कॉस्ट को वर्क कॉस्ट भी कहते हैं। जब कॉस्ट लग जाए तो अलग हो गया, और ओवरहेड लिखा रहे तो इसका मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना, तो वो खर्चा है, खर्चा ऐड होगा कॉस्ट में। क्लियर है। और रिजल्ट कॉस्ट ही आएगी, एक्सपेंसेस को मतलब ओवरहेड को ऐड करने के बाद कॉस्ट रिजल्ट आता है। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, वर्क कॉस्ट में जब हम ऑफिस एक्सपेंसेस या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को ऐड कर देते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है, राइट। तो ये सब चीज़ें ध्यान देने वाली होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंट्रोलेबल कॉस्ट इज, वो कॉस्ट जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो दैट इज़ वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट या फिर नन ऑफ दीज। तो अब यहाँ पे आप बताइए कि ऐसे खर्चे जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब अगर आप चाहें तो कम कर दीजिए, आप चाहें तो ज़्यादा कर दीजिए, तो वो कैसे खर्चे होंगे। सो आंसर विल बी वेरिएबल कॉस्ट। क्यों, क्योंकि देखिए वेरिएबल कॉस्ट कैसे होगा, प्रोडक्शन बढ़ाया तो खर्चा बढ़ गया, प्रोडक्शन कम किया तो खर्चा कम हो गया। अब हमारे पास पैसे कम हैं तो हम कम प्रोडक्शन करेंगे और कम खर्चे कराएंगे, लेकिन जो फिक्स कॉस्ट होगी, जो होनी है, जैसे फैक्ट्री का रेंट जाना ही जाना है, आप प्रोडक्शन करो या ना करो, रेंट तो आपको देना ही देना होगा। अब वो कॉस्ट आपके कंट्रोल के बियॉन्ड है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसी तरह सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स में क्या है, कुछ पोर्शन तो फिक्स्ड हो गया ना, उसको तो आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। जो वेरिएबल नेचर की है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी में कुछ फिक्स चार्जेस हो गए, है ना। फिक्स चार्जेस मतलब जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट करती है कि 250 रुपये मीटर का आपको देना ही देना है। अब ये फिक्स्ड हो गया, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को, उसके हिसाब से आपका यूनिट आएगी। तो अब ये कंजम्पशन को आप कंट्रोल कर सकते हैं कि कम करें कंजम्पशन, जिससे कि क्या हो, कम यूनिट आए। तो ये वेरिएबल खर्चा हो गया ना, जो वेरी करेगा आपके यूज़ करने से। तो वेरिएबल को आप कर सकते हैं लेकिन आप फिक्स को नहीं कर सकते। अब सेमी वेरिएबल में क्या हो गया, दोनों एलिमेंट आ गए, इसीलिए ये कंट्रोलेबल की कॉस्ट के बाहर चली जाती है, इसलिए आंसर क्या होता है, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, ऑल ऑफ दी अबव। सो यस, आंसर इज ऑप्शन ए, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट मतलब डायरेक्ट मटेरियल क्या, जो चीज़ें सीधे दिख रही हों कि इसके बिना तो ये प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता था, तो वो क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। क्योंकि अगर ज़्यादा प्रोडक्ट बनाओगे तो वो मटेरियल भी ज़्यादा लगेगा, कम प्रोडक्ट बनाओगे तो कम लगेगा, तो वो क्या होता है आपका वेरिएबल कॉस्ट होता है। अब रेंट हो गया, रेट हो गया, टैक्स हो गया, ये सब क्या होते हैं, फिक्स नेचर की चीज़ें हो जाती हैं। रेंट उतना ही जाएगा चाहे जो भी हो जाए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाना है तो वो फिक्स्ड हो गया, आपका इंटरेस्ट उतना जाना ही जाना है, तो वेरिएबल खर्चे नहीं होते वो। और बेसिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह तो यहाँ कंसिडर भी नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंक्रीज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज ड्यू टू। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो किसकी वजह से बढ़ती है, इंक्रीज इन सेल्स, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट, या नन ऑफ दिस। तो किसकी वजह से आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। देखिए वेरिएबल कॉस्ट पता है आपको, प्रोडक्ट के जैसा आप ज़्यादा प्रोडक्शन किया तो ज़्यादा बढ़ेगी, कम प्रोडक्शन किया तो कम होगी। ये बिहेवियर के नेचर पे, बिहेवियर के बेसिस पे इनको डिसाइड किया जाता है, राइट। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही क्लियर है, ऑब्वियस सी बात है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, राइट। प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो वेरिएबल खर्चा भी ज़्यादा आएगा, सेल्स की बात तो यहाँ होगी ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमी वेरिएबल कॉस्ट आर। सेमी वेरिएबल कॉस्ट का जो है एग्जाम्पल क्या होगा, इस मतलब इसका आंसर क्या होगा, फिक्स्ड मतलब वेरिएबल मतलब पार्शली फिक्स्ड पार्शली वेरिएबल, फुल्ली फिक्स्ड फुल्ली वेरिएबल। सो ये सेमी वेरिएबल मतलब क्या हो गया, पार्शली फिक्स्ड या पार्शली वेरिएबल, दोनों एलिमेंट्स इसमें इंक्लूड होते हैं। जैसे टेलीफोन डायरेक्टरी कुछ फिक्स्ड, जो लैंडलाइन आता है आपका कुछ फिक्स होता है, बाकी आपके उस पर कॉल पे बेसिस होता है, तो ये सब सेमी वेरिएबल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉस ऑफ मटेरियल ड्यू टू फायर इज ट्रीटेड एज, राइट। तो अगर आपका मटेरियल का लॉस हुआ किसकी वजह से हुआ, फायर की वजह से, आग लगने की वजह से आपका मटेरियल का लॉस हो गया, तो इस तरह के लॉस को आप क्या कहेंगे, एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, बिजनेस लॉस, या नन ऑफ दीज। तो ये कैसा हो गया, ये आपका एबनॉर्मल लॉस हो गया, क्योंकि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आग लगेगी और आग लग गई और इसकी वजह से आपका मटेरियल का लॉस हो गया, तो ये अचानक हुई लॉस है, इसलिए इसको एबनॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल नहीं है ये चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राइम कॉस्ट एंड ओवरहेड मिक्स। तो प्राइम कॉस्ट मतलब सारे डायरेक्ट खर्चे और ओवरहेड मतलब सारे इनडायरेक्ट खर्चे। ओवरहेड का मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सारे इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सारे इनडायरेक्ट चीज़ों को ओवरहेड कहते हैं। और प्राइम मतलब सारे डायरेक्ट नेचर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, यही तो बात हो गई। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। सो आंसर विल बी ऑप्शन बी, टोटल कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पर यूनिट वेरिएबल के कॉस्ट पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑलवेज रिमेन्स। तो वेरिएबल कॉस्ट जो होती है पर यूनिट, एक यूनिट पे हमेशा कैसी होती है, फिक्स, सेमी वेरिएबल, वेरिएबल, या नन ऑफ दीज। तो देखिए वेरिएबल कॉस्ट टोटल में, जैसे 1 लाख प्रोडक्शन किया तो 1 लाख के लिए 10 लाख का मटेरियल लगता है। अब अगर हम ऐसा समझ के चलते हैं कि 1 लाख के लिए 10 लाख का मटेरियल लगता है, मतलब क्या हो गया कि हर एक पे आपका 1 लाख का मटेरियल लग रहा है ना, इस हिसाब से आपका 10 लाख का लग रहा है। अब अगर आप 11 लाख करेंगे तो आपका 1 लाख और ऐड हो जाएगा, तो क्या हो गया, आपका टोटल में वेरी कर रहा है, जैसे प्रोडक्शन बढ़ाओगे वैसा टोटल कॉस्ट भी बढ़ जा रही है, वेरिएबल कॉस्ट है टोटल में बढ़ेगा। भाई अगर आपका एक प्रोडक्ट को बनाने में 10 रुपये लगते हैं और आप 2 प्रोडक्ट बनाओगे तो 20 रुपये लगेंगे, आप 3 प्रोडक्ट बनाओगे तो 30 लगेंगे, आप 4 बनाओगे तो 40 लगेंगे, आप 5 बनाओगे तो 50 लगाएंगे। तो अगर आपने 4 प्रोडक्ट बनाया था तो 40 लगा था, 5 प्रोडक्ट बनाया तो 50 लगा, मतलब टोटल में ये क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है ना। 6 बनाओगे तो 60 लगेगा, प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो ये कॉस्ट भी बढ़ रही है, वेरी कर रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो एक यूनिट में तो कांस्टेंट रही नहीं, एक यूनिट की कॉस्ट कितनी थी, 10 रुपये। आपने 1 बनाया तो 10 लगा था, 2 बनाया तो 20 लगा, 3 बनाया तो 30 लगा, तो आप 6 बना रहे तो 60 लग रहा है, 8 बना रहे तो 80 लग रहा है। तो क्या मतलब हो गया इसका, मतलब आपका टोटल में तो वेरी कर रहा है, प्रोडक्शन बढ़ा रहा है तो ये टोटल में भी वेरी कर रहा है, लेकिन जब बात पर यूनिट की आ रही है तो ये क्या हो जा रही है, कांस्टेंट एक यूनिट का 10 लगने वाला है। तो 2 बनाओगे तो 20, 3 बनाओगे तो 30, 4 बनाओगे तो 40। तो पर यूनिट में हमेशा वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, कांस्टेंट, क्योंकि एक यूनिट में कितना खर्चा आने वाला वो तो फिक्स्ड है। अब ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तो ज़्यादा खर्चा, कम करोगे तो कम खर्चा। तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट हमेशा क्या होती है, हमेशा का हमेशा वो फिक्स्ड होती है, मतलब कांस्टेंट होती है, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज़ नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट, इनमें से कौन सी चीज़ कॉस्ट अकाउंट में इंक्लूड नहीं होती है। तो रेंट ऑफ वेयर हाउस ये इंक्लूड होता है, ऑफिस का रेंट यस वो भी इंक्लूड होगा, शेयर ट्रांसफ़र फीस शेयर को आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर। तो डेप्रिसिएशन तो ऑफिस का, अगर फर्नीचर ऑफिस का है तो ऑफिस ओवरहेड में चला जाएगा, फैक्ट्री का है तो फैक्ट्री ओवरहेड में चला जाएगा, लेकिन शेयर को ट्रांसफ़र करना कोई भी ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड वर्क नहीं है, इसलिए ये यहाँ का पार्ट नहीं बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अकाउंटिंग रिकॉर्ड, अकाउंटिंग रिकॉर्ड के लिए इसमें से कौन सा होगा आंसर, बिन कार्ड, स्टोर लेजर, बिल ऑफ मटेरियल, ऑल ऑफ दी अबव। सो आंसर विल बी स्टोर लेजर। क्यों? क्योंकि स्टोर लेजर में क्या होता है, सारी डिटेल्स होती है कितने का आया, कैसे आया, जबकि बिन कार्ड में सिर्फ मटीरियल की डिटेल होती, कितना मटीरियल आया, कितना मटीरियल गया, उसमें मटीरियल की प्राइस नहीं इंक्लूड होती है। तो इसीलिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड के लिए क्या जाता है, स्टोर लेजर्स होते हैं, राइट। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इशूज़ ऑफ मटेरियल प्राइस एट प्रीडिटरमाइंड रेट। तो इसमें से कौन से मेथड में जो मटेरियल की प्राइस है वो प्रीडिटरमाइंड रेट पे फिक्स होगी, मतलब पहले जो रेट डिसाइड था उसी पे बेस्ड होगी। तो वो स्टैंडर्ड प्राइस, फीफो, इन्फ्लेटेड, हीफो। सो आंसर विल बी स्टैंडर्ड प्राइस, क्योंकि स्टैंडर्ड का मतलब वो प्रीडिटरमाइंड प्राइस, तो वो उसी के लिए हम इसको स्टैंडर्ड प्राइस कहते हैं। लास्ट हो गया द फीफो मेथड, क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड एट वॉट रेट। देखिए फीफो मतलब क्या हो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले जो आया था उसको पहले भेजो। तो आपके स्टॉक में क्या होता है, आपके गोदाउन में, आप ऐसे समझो आपकी फैक्ट्री, आपके गोदाउन में आप रॉ मटेरियल मंगाते रहते हो, तो पहले कोई मटेरियल आया, फिर उसके बाद फिर मंगाया, फिर और मंगाया, फिर और मंगाया, फिर और मंगाया, इस तरह आप कई मटेरियल मंगा रहे हो, है ना। तो आज की डेट में भी कोई मटेरियल आपने मंगाया, वो भी आपके स्टॉक में रखा है, पहले भी मंगाया था वो भी आपके स्टॉक में रखा है। अब आपने क्या किया, अप्लाई किया फीफो। अब फीफो के हिसाब से जो पहले मंगाया था उसको पहले ही आप प्रोडक्शन के लिए भेज दो। तो आपके गोदाउन में से कौन सा माल पहले जाएगा, तो पहले आपके गोदाउन से जो माल प्रोडक्शन के लिए इशू होगा वो कौन सा वाला होगा, आज जो मंगाया वो वाला नहीं होगा, जो पहले मंगाया था वो वाला होगा। तो इस तरह से पहले वाला जाएगा, उसके बाद वाला जाएगा, उसके बाद वाला जाएगा, उसके बाद वाला प्रोडक्शन के लिए जाएगा। तो जो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा ना, लास्ट में जो बचेगा वो कौन सा वाला होगा, जो लेटेस्ट मटीरियल होगा। तो इसीलिए फीफो मेथड में जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो कौन सा होगा, लेटेस्ट रेट का होगा, राइट। सो आंसर विल बी ए। सो आई होप यहाँ तक आपके क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, आगे हम और भी क्वेश्चंस लाएंगे। ऑल द बेस्ट।